नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान पढ़ने से पहले हमें कम से कम इतना ज्ञात होना चाहिए कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जिसकी अपनी स्वयं की सरकार है, अपनी संप्रभुता है, अपना भूभाग है और उसकी अपनी एक जनसंख्या है। तो भारत एक राज्य है और उस राज्य के होने के लिए जो चार तत्व चाहिए आपको, वो क्या क्या होने चाहिए कि सबसे पहले उसका एक भूभाग होना चाहिए, उसके बाद में उसकी एक सरकार होनी चाहिए, उसकी संप्रभुता होनी चाहिए और सरकार शासन कर सके उसके लिए एक जनसंख्या होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी जनसंख्या जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है। तो ये चार तत्व एक राज्य के होते हैं और भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। और लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि यहाँ पर किस तरीके से शासन प्रणाली चलाई जा रही है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये चर्चा की थी कि जो सरकार होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है और एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है। तो बात यहाँ आती है कि भारत में किस तरीके के गवर्नमेंट सिस्टम को स्वीकार किया गया है। तो आप लोगों ने देखा था कि भारत में संसदीय स्वरूप को स्वीकार किया गया और वो संसदीय स्वरूप जिसमें कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, या कह सकते हैं कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या ये भी कह सकते हैं कि कार्यपालिका लोकसभा के प्रति, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ऐसा नहीं था। उसमें क्या है कि वहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए वहाँ की कार्यपालिका की जो पावर्स हैं वो क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये जरूरी था कि जो सदन जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से चुना जा रहा है, जिसे हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं, लोकसभा कहते हैं, उस सदन के प्रतिनिधि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने जाते हैं। और उन्हीं प्रतिनिधियों के प्रति कौन उत्तरदायी होगा, जो शासन चला रहे हैं। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है कि जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार क्या करेगा, शासन संचालित करेगा, वो कार्यपालिका कहलाती है। तो यहाँ जनता की भागीदारी शासन में अधिक, या जनता की जो योगदान है वो शासन में अधिक से अधिक हो, जनता के प्रति जो जवाबदेही होगी वो किसकी होगी, कार्यपालिका की होगी। इसीलिए भारत में संसदीय सरकार के स्वरूप को स्वीकार किया गया और जो ब्रिटेन के संविधान से भारत में स्वीकार किया गया है। अब भारत की कार्यपालिका की हम बात कर रहे हैं कि कार्यपालिका भारत में कितने स्तरों पर होती है। तो दो स्तरों पर हमने देखी थी, एक संघीय कार्यपालिका और एक राज्य की कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका का जो उल्लेख था वो था आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक, और राज्य की कार्यपालिका का जो उल्लेख था वो था अनुच्छेद 153 से 167 तक। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो ये हम एक बार डिस्क्राइब कर चुके हैं पिछली वीडियो में, लेकिन एक बार और मैं आपको बता देता हूं। इसके बाद में आएंगे हम राज्य की कार्यपालिका पर। तो देखिए, संघीय कार्यपालिका में सबसे पहले आपका राष्ट्रपति था जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसके बाद में उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, और इसके बाद में महान्यायवादी। तो ये 5 तत्व किस में पाए जाते हैं, अपने संघीय कार्यपालिका का। ये कह सकते हैं कि इन 5 तत्वों से मिलकर के संघीय कार्यपालिका का निर्माण होता है, जिसमें राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है और संघ की जो मंत्रिपरिषद होती है उसको शामिल किया गया। इसके अलावा भारत सरकार को जो कानूनी विषयों पर सलाह देता है महान्यायवादी, और महान्यायवादी को भी संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब एक मोटे तौर पर हम ये देखेंगे कि संघीय कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो कितने अनुच्छेद से है, अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक। तो इन अनुच्छेद 52 से 78 तक इन्हीं 5 का उल्लेख किया गया होगा। और इन 5 में मैं एक बार राष्ट्रपति का मोटे तौर पर बता देता हूं कि राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो हैं आपके डायरेक्ट रूप से 52 से लेकर के 62 तक।
राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? 52 से 62 तक। दूसरी बात आती है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल है 63 से लेकर के 71 तक। इन चीज़ों को आप याद रखना, ठीक है। 52 से लेकर के 62 यानी कि 10 आर्टिकल तो यहाँ आ गए, फिर 63 से 71 तक। अब इसके बाद में एक आर्टिकल आता है आपका 72। तो 72 जो आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है। उसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं कि वो उसकी क्षमा करने की शक्तियां क्या क्या होंगी, ठीक है। तो 72 यहां आ गया। अब इसके बाद में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की बात कही गई है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है वो है 74 में और 75 में। या ये कह सकते हैं कि इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल हैं, एक तो हो गया आपका अनुच्छेद 74, 75, 77 और 78। ये 4 आर्टिकल किससे रिलेटेड है? आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से। मैं इनको यहाँ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कई बार। महान्यायवादी, और महान्यायवादी का जो उल्लेख है वो एक आर्टिकल में है, वो है अनुच्छेद 76 में। तो आपको ये याद रखना है। देखिए 52 से 62 तक राष्ट्रपति, 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति, फिर 72 में इसकी क्षमादान शक्तियां प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, 74, 75। अब देखिए 76 गायब है यहाँ बीच में से, तो 76 कहाँ चला गया? महान्यायवादी में चला गया। उसके बाद 77 और 78, ठीक है। तो ये आर्टिकल प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट से संबंधित सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राष्ट्रपति का जो प्रावधान है, पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। इसके बाद में उसकी शक्तियां क्या क्या हैं, कार्यपालिका शक्ति क्या है, फिर निर्वाचन कैसे होता है, उसके निर्वाचन की रीति क्या है, उस रीति में किस तरीके से मतदान किया जाता है, कौन मतदान करता है, ठीक है। तो इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये बेसिक था एक बार आपका कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है और उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ साथ इनको नोट करते जाना, ठीक है, जिससे आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आज का जो राष्ट्रपति का टॉपिक, दोस्तों मैं वादा करता हूं कि आपको बहुत मजा आने वाला है। आज के टॉपिक में ऐसा लगेगा जैसे आप मूवी देख रहे हैं, बल्कि पढ़ नहीं रहे, क्या देख रहे हैं? मूवी देख रहे हैं। तो अगर जिस दिन आपको ये लगने लग जाए स्टडी करने के साथ साथ कि मजा आ रहा है, और मजा जहां आने लग जाए स्टडी के साथ में, समझिए आपका काम हो लिया। और अगर आप बोरियत महसूस करके वीडियोस देखोगे, स्टडी करोगे, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो इतना नहीं हो पाएगा जितना आप आनंद के साथ में विदाउट टेंशन फ्री होकर के बैठिए और आराम से देखिए। आपकी सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? राष्ट्रपति, जिसे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। तो सबसे पहली बात आती है कि भारत में जो राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है यह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आप यहां कई बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि राष्ट्रपति पद अमेरिका में चलता है, तो भारत के राष्ट्रपति का पद हमने कहां से ग्रहण किया है? अमेरिका से। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो वहां की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो यहाँ की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। इसको वास्तविक शक्तियां नहीं दी जाती है, बल्कि ये कह सकते हैं कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होगा, जो वास्तविक अध्यक्ष होगा, या कह सकते हैं कि वास्तविक प्रमुख होगा, वो कौन है? प्रधानमंत्री है। क्यों है प्रधानमंत्री? क्योंकि भारत में संसदीय सरकार का प्रचलन है, संसदीय स्वरूप को भारत में अपनाया गया है। इसीलिए राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति किसके सलाह के अनुसार कार्य करता है? प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करता है। तो यहां यह याद रखना कि भारत में जो राष्ट्रपति का पद लिया गया है, यह लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में देखिए क्या है, ब्रिटेन में चलता है संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है कि वहां पर संविधान है और संविधान के साथ साथ राजतंत्र भी। पुराने समय से जो राजा महाराजा हुए थे उनका भी जो
कह सकते हैं कि उस परंपरा को जीवित रखने के लिए वहाँ पर राजतंत्र आज भी संसद के साथ साथ या संविधान के साथ साथ वहाँ पर चल रहा है, इसीलिए उसको संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं। ब्रिटेन में जो राजा है, यानी कहते हैं कि क्राउन, क्राउन का मतलब होता है कि जिसके सर पर वो ताज होगा वो वहाँ का राजा होगा, चाहे वो महारानी हो सकती है या वो राजा हो सकता है। तो ब्रिटेन में जो वास्तविक प्रमुख है वो तो होता है प्रधानमंत्री, जबकि नाम मात्र का जो प्रमुख है वो कौन है, वहां का क्राउन, वहां का शासक, वहां का राजा। ठीक है, अब एक बार हम यहां ये देखेंगे कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख, यानी कि हम इस टॉपिक में क्या क्या चीजें कवर करेंगे, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो मैं एक बार कुछ आर्टिकल्स की लिस्ट बना देता हूं, उससे क्या होगा कि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन अनुच्छेदों से पूछ लिए जाते हैं, और वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं उनको एक बार मैं डिस्क्राइब कर देता हूं, ताकि एक बार एक लिस्ट आपको मिल जाएगी उसकी कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनसे क्या क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है, और ज़्यादातर सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं मैं वो भी आपको साथ साथ यहाँ डिस्क्राइब करते चलूंगा। देखिए, सबसे पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 52। देखो, अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो यहां कह सकते हैं कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद में अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 53, और अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है कि जो कार्यपालिका शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। अभी इसका मतलब समझते हैं हम लोग। कार्यपालिका शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित होना। मैं यहाँ पहले आर्टिकल्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों की शिकायत रहती है कि सर राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो एक जगह पर नहीं मिलते किसी भी बुक में। तो मैंने कोशिश की है कि इन आर्टिकल्स को एक इस तरीके से पेश किया जाए आपके सामने कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका डायरेक्ट अटैक आप कहाँ से कर सकें, उसी आप अपने पहले नोट्स के पेज से कर सकें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा अंदर जाने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, अब देखिए, कार्यपालिका शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित होना, अर्थात कार्यपालिका शक्ति का मतलब हो गया कि शासन संचालित करने वाली जो शक्तियां होंगी वो किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। और राष्ट्रपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा, या तो वो स्वयं करेगा या उसके लिए किसी अधीनस्थ का चयन करेगा, अधीनस्थ की नियुक्ति करेगा। तो या तो वो उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उन शक्तियों का प्रयोग करेगा। और ये बात किस में कही गई है, आर्टिकल 53 में कही गई है। इसके बाद में एक और आर्टिकल आता है अपना अनुच्छेद 54। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर कोई है राष्ट्रपति में तो मैं लिखता जाऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है, और उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है, 54 में। और निर्वाचन में क्या दे रखा है कि इसके निर्वाचक मंडल में, अर्थात राष्ट्रपति को चुनने वाले मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके बाद में एक और आर्टिकल आता है अनुच्छेद 55, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और अनुच्छेद 55 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो किस विधि से किया जाएगा, किस रीति से किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, और रीति कौन सी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष रूप से होगा, गुप्त मतदान के माध्यम से होगा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से किया जाएगा। तो ये जो विधियां हैं, ये जो रीतियां हैं, ये किसमें बताई हैं, अनुच्छेद 55 में बताई हैं। अगला आता है अनुच्छेद 56, और अनुच्छेद 56 स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है
कि राष्ट्रपति के जो पद की अवधि होगी वो क्या होगी और किन परिस्थितियों में उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख 56 में किया गया है। तो राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल भी हम कह सकते हैं, राष्ट्रपति की पदावधि, मैं कोष्टक में कार्यकाल लिख देता हूं, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 57, अब देखिए अनुच्छेद 57 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाता है तो क्या वह व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाएगा या वो उस पद पर खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसमें पुनर्निर्वाचन की क्या पात्रताएं होंगी उसके बारे में उल्लेख किया गया है। पुनर्निर्वाचन पात्रता कि कोई व्यक्ति कितनी बार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, इसका उल्लेख आर्टिकल 57 में किया गया है। एक आता है अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होंगी, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होंगी, उन एलिजिबिलिटी के बारे में किसमें चर्चा की गई है, आर्टिकल 58 में की गई है। तो यहां राष्ट्रपति की अर्हताएं दे रखी हैं। एलिजिबिलिटीज किसमें दे रखी हैं, 58 में। इसके बाद में एक और आर्टिकल आता है आर्टिकल 59। अब इसमें राष्ट्रपति पद से संबंधित कुछ शर्तों के बारे में उल्लेख किया गया है और वो शर्तें क्या होंगी, जैसे भारत के राष्ट्रपति को क्या वेतन दिया जाएगा, कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी, पेंशन दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, कितना वेतन दिया जाएगा, अगर वो वेतन दिया जाएगा तो कहां से दिया जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ शर्तों का उल्लेख किसमें किया गया है, 59 में। इसके बाद एक और आर्टिकल है अपना 60 अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है कि राष्ट्रपति को कौन सी शपथ दिलाई जाएगी और वो शपथ उसको कौन दिलाएगा। तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और इसका उल्लेख किसमें है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बहुत ज्यादा। 3 आर्टिकल हैं जो अभी तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 61 में जो अनुच्छेद 56 में दे रखा है ना, राष्ट्रपति की पदावधि कार्यकाल यानी कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग के माध्यम से उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। और उस महाभियोग का जो उल्लेख किया गया है स्पष्ट रूप से वो 61 में किया गया है। किसमें, 61 में महाभियोग। और मैं बताऊंगा, विस्तार से चर्चा करेंगे हम प्रत्येक बिंदु पर कि महाभियोग क्या होता है, कौन लगाता है, कौन कौन शामिल होगा इसके महाभियोग में, कौन शामिल नहीं होगा। इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे जब हम आर्टिकल 61 पढ़ेंगे और इसकी प्रक्रिया क्या होती है महाभियोग लगाने की। तो ये तो क्या हो गए 61 तक। एक आर्टिकल आता है आपका 62। ये जो 62 आर्टिकल है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। इसमें इतना देखेंगे कि जो राष्ट्रपति के पद की जो रिक्ति है, यानी कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का जो पद समाप्त होने वाला है और नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय पहले करा लेना चाहिए, उसके बारे में उल्लेख 62 में दे रखा है कि राष्ट्रपति की पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए किसके लिए, पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय क्या होगा। ये तो हो गए 52 से लेकर के 62 तक लगातार 10 आर्टिकल। इनमें से 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप रट ही लेना बिल्कुल कि राष्ट्रपति की पद की अवधि भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट लेना। कितने वर्ष होती है, 5 वर्ष होती है जब वो शपथ ग्रहण करता है, ठीक है। उसके बाद में उसके पद की अवधि 5 वर्ष हो जाती है। एक आर्टिकल आता है इसमें 72, क्योंकि 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है तो बचा कौन सा, 72।
72 में जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां होंगी वो क्या क्या होंगी। ठीक है, इसके अलावा एक और आर्टिकल है 111, और अनुच्छेद 111 क्या कहता है? अनुच्छेद 111 कहता है कि अगर संसद कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस विधेयक के मामले में राष्ट्रपति की क्या क्या पावर्स होंगी, क्या वो उस विधेयक को रोक सकता है या उसको साइन करके वापस भेज सकता है या उसको पुनर्विचार करने के लिए संसद के पास भेज सकता है। तो ये जो पावर्स होती हैं ये कहलाती हैं वीटो पावर। तो वीटो पावर का जो उल्लेख है राष्ट्रपति का वो अनुच्छेद 111 में दे रखा है, या कह सकते हैं वीटो शक्तियां। इसके बाद में एक आर्टिकल आता है आपका अनुच्छेद 112, और अनुच्छेद 112 में संघीय बजट का उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे कहते हैं, क्योंकि बजट शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं किया नहीं गया है तो उसके लिए किस शब्द का यूज किया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, संघीय बजट। तो राष्ट्रपति क्या करेगा कि संसद के पटल पर क्या रखवाएगा? प्रत्येक वर्ष का वित्तीय बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के पटल पर रखवाएगा। ये पावर किसी की हो गई? राष्ट्रपति की हो गई। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 112 के। इसके अलावा एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 123 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, और एक ये इंपॉर्टेंट है आपका 123 में कह रखा है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और उसकी अध्यादेश की जो शक्ति है वो इस आर्टिकल में दे रखी है, और इसमें यह बताया गया है कि उस अध्यादेश की न्यूनतम अवधि क्या होगी और अधिकतम अवधि क्या होगी। इसके बाद में एक और आर्टिकल आता है आपका 143, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और 143 में यह कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय से या सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, और इसमें यह भी बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को जो सलाह देगा, क्या राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों की बात चर्चा किसमें की गई है? 43 में। इसके अलावा कुछ आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, जो इसकी अद्वितीय विशेषताएं हैं। आपातकालीन शक्तियां, और आपातकालीन शक्तियों की जो चर्चा की गई है वो 3 आर्टिकल्स में की गई है। एक तो अनुच्छेद 352, 356 और 360। इसके अलावा एक और आर्टिकल है 365 जो 356 के साथ में ही चलता है। ठीक है, तो ये पावर्स किसकी हो गई? राष्ट्रपति की। एक आर्टिकल और बचा इसमें 72 से पहले, चलिए उसको उपराष्ट्रपति वाले में लेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति में ही है कि अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है तो उसकी रिक्ति के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, कौन उसका पद संभालेगा, इन चीजों पर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनको आप एक बार याद कर लेना। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं, आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। याद कैसे करना है देखिए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। 52 में इसके पद का प्रावधान है, 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, 54 में इसके निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है, 55 में निर्वाचन की रीति दे रखी है, 56 में इसकी पदावधि दे रखी है, 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में इसकी योग्यताएं क्या होंगी, एलिजिबिलिटी क्या होंगी, 59 में शर्तें, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग। इसके बाद में 62 में पद की रिक्ति को पूरा करने के लिए चुनाव कराने का समय क्या होगा, 72 में क्षमादान शक्तियां, 111 में वीटो पावर, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, उसके बाद में 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, आपातकालीन शक्तियां 352, 356, 365 और 360। यह हो गया राष्ट्रपति। अब चर्चा करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो देखिए पहले तो मैंने इन दोनों आर्टिकल्स को इसलिए रखा है कि पहले 52 पर चर्चा करनी थी हमको। तो याद रखना 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात उसके पद का प्रावधान किया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
53 में कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, और कार्यपालिका शक्तियां क्या क्या होंगी इनको हम आगे देखेंगे, राष्ट्रपति की जो शक्तियां पढ़ेंगे, पावर्स पढ़ेंगे। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसमें 54, उसको एक बार विस्तार से समझते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा 2 आर्टिकल्स पे फोकस्ड है कि 54 क्या कहता है और 55 क्या कहता है, और किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किस तरीके से राष्ट्रपति के मतों की गणना की जाती है, कौन कौन उसमें शामिल होंगे, इन चीज़ों के बारे में। देखो, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित 2 ही आर्टिकल हैं अपने, एक तो है 54 और एक है 55। 54 में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 54 में, और एक तरफ ले लेता हूं मैं अनुच्छेद 55। दोनों पर चर्चा करते हैं। देखिए, आर्टिकल 54 कहता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, जिसे हम इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होंगे, तो देखिए इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, एक बार उनकी लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले संसद के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यों की विधानसभाओं के, निर्वाचित सदस्य, तीसरा दिल्ली व पुदुचेरी। देखिए, दिल्ली और पुदुचेरी जो हैं ये क्या हैं, यूटी हैं, संघ शासित प्रदेश हैं। ये राज्य कौन से हो गए, जिनका अपनी विधानसभाएं हैं, लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी यूटी जो हैं संघ शासित प्रदेश हैं। इन्हें जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान में 8 हैं, उन 8 में से केवल अभी वर्तमान में 2 में ही है। जम्मू कश्मीर में भी प्रावधान है लेकिन अभी उसको लागू नहीं किया गया है। तो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचक मंडल में कौन शामिल हो रहे हैं, बार बार एक शब्द आ रहा है, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित का मतलब क्या है कि संसद में कितने सदन हो गए आपके, 2 सदन, एक तो हो गया लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा। तो लोकसभा में जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुन करके आए हैं वो, और राज्यसभा में जो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुन करके आए हैं वो। दूसरी बात आती है, एक होता है मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत सदस्य ना तो लोकसभा के शामिल होंगे ना ही राज्यसभा के शामिल होंगे। अब यहाँ एक बात आप याद रखना कि जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करता था, कौन, राष्ट्रपति। कितने एंग्लो इंडियंस मनोनीत करता था, 2 एंग्लो इंडियंस। अब 126वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अब लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय लोगों को मनोनीत नहीं करेगा। और ये किसके तहत किया गया है, 126वें संविधान संशोधन के माध्यम से। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य मनोनीत करता है, जो कला, समाज, इन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। तो अब तक तो ये 2 लोग भी भाग नहीं लेते थे और ये 12 लोग भाग नहीं लेते थे। इनके अलावा जो चुनकर के आए हैं, निर्वाचित होकर के आए हैं, वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभाओं में भी वही लोग आएंगे जो जनता के द्वारा चुने गए हैं। दिल्ली पुदुचेरी में भी वही लोग आएंगे जो जनता के द्वारा चुने गए हैं। अब दूसरी चीज, एक अपोजिट साइड में भी हम लोग देख लेते हैं कि अपोजिट में कौन शामिल नहीं होंगे, क्योंकि सवाल कैसे भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर कब क्या कर दे। तो ये तो वो व्यक्ति हो गए जो निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। अब मैं एक बार वो लिस्ट बना देता हूं जो निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे। और वो कौन कौन हैं, देखिए, संसद के निर्वाचित सदस्य, तो इसका जस्ट अपोजिट लिख दीजिए, संसद के मनोनीत सदस्य।
दूसरा है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो यहां लिख दीजिए विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। अगला दे रखा है दिल्ली व पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, तो यहां लिख दीजिए दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य। और क्या आ सकता है? अब देखिए यहां केवल विधानसभाएं लिए हैं हमने राज्यों से, तो यहां जो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 2 सदनों की व्यवस्था है, जिसे दूसरे सदन को उच्च सदन या विधान परिषद के नाम से जानते हैं, तो विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो एक तरफ तो इस लिस्ट को याद रखना, अगर ये लिस्ट आपको याद हो गई तो ये तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल का उल्लेख है वो 54 में किया गया है, कौन कौन शामिल होंगे ये आपने देख लिया। अब अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विधियां हैं वो क्या क्या होंगी। इसमें क्या दे रखा है? निर्वाचन की रीति। आप जब भी राष्ट्रपति पढ़ते होंगे तो 4 शब्दों से आपका सामना होता होगा, और वो 4 शब्द क्या क्या हैं? एक तो होगा, मैं सीधी लिस्ट बना देता हूं, चारों शब्दों को फिर खोल के समझाता हूं एक एक क्या क्या है। एक तो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, दूसरा शब्द है एकल संक्रमणीय मत, तीसरा शब्द आता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और एक शब्द आता है गुप्त मतदान। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधियां हैं वो ये हैं। सबसे पहली है आपकी अप्रत्यक्ष निर्वाचन, जिसे बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है, देखिए मैं कुछ लिस्ट बना रहा हूं यहां, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। तो ये यानी कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता डायरेक्ट जिस चुनाव में भागीदार हो वो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जनता डायरेक्ट रूप से इसमें भागीदार नहीं है, तो ये जो चुनाव होगा ये अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। विधानसभा जनता डायरेक्ट रूप से चुनती है, प्रत्यक्ष। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि ये विधान परिषद हो गया, तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसका चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। और प्रेसिडेंट का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। देखो, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जहां जनता सीधे तौर पर चुनाव में भाग न ले, अर्थात जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वो प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। जब आपने निर्वाचक मंडल देखा, और निर्वाचक मंडल में क्या था? संसद के निर्वाचित सदस्य यानी कि वो जनता ने चुने हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो भी जनता ने चुने हैं। तो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जब इसमें भाग लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। दूसरा शब्द आता है एकल संक्रमणीय मत। इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं थोड़ा सा, और इससे पहले या मैं यहाँ छोटा सा वो बना ही देता हूँ कि वरीयता के अनुसार मत देना। इसका मतलब होता है कि वरीयता के अनुसार मत देना, और ये वरीयता क्या है? जिसे हम प्रेफरेंस बोलते हैं।
देखिए, मान लीजिए कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। ए, बी, सी और डी। तो वरीयता का मतलब होता है प्रेफरेंस। ऐसा नहीं है कि आप केवल एक व्यक्ति को मत देके, जैसे लोकसभा में, विधानसभा के चुनावों में किया जाता है कि बटन दबाया एक व्यक्ति के सिंबल पर, चिन्ह पर, और उसको मत दे दिया। यहाँ क्या है कि वरीयता के अनुसार प्रेफरेंस भरनी होती है। एक बैलेट पेपर दिया जाता है सांसदों को और विधायकों को। वो सांसद और विधायक क्या करते हैं, उस बैलेट पेपर पर वरीयता क्रम देते हैं, जिसे हम एकल संक्रमणीय मत या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं। मान लीजिए किसी की प्रेफरेंस में बी पहले नंबर पर आ सकता है, ए दूसरे नंबर पर आ सकता है, सी चौथे नंबर पर आ सकता है और डी तीसरे नंबर पर आ सकता है। तो उसने क्या किया, सभी लोगों को मत दिया, ए को भी दिया, बी को भी दिया, लेकिन उसकी चॉइस क्या थी कि मेरे हिसाब से बी पहले नंबर पर आना चाहिए। अगर ये भी नहीं आते हैं तो ये आना चाहिए, ये भी नहीं आते हैं तो ये आना चाहिए, और ये भी नहीं आते हैं तो ये आना चाहिए। हर विधायक और हर सांसद अपना मत इसी प्रकार देगा। इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल यानी कि एकल हस्तांतरणीय या एकल संक्रमणीय मत। इंग्लिश में इसका एक ही शब्द है ट्रांसफरेबल, हिंदी में इसके 2 अनुवाद निकलते हैं, एक संक्रमणीय और एक हस्तांतरणीय। ठीक है, एक शब्द आ रहा है यहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है, अब इसमें देखिए 2 सिद्धांत कार्य कर रहे हैं। वो 2 सिद्धांत क्या हैं तभी समझ में आएगा। एक तो है समरूपता का सिद्धांत, और एक है आपका समतुल्यता का सिद्धांत। समरूपता का सिद्धांत ये कहता है कि जितने भी राज्य भारत के अंदर हैं और वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं, अगर उनके वोटिंग की काउंटिंग की जाएगी वो तो किसी और तरीके से की जाएगी। सिक्किम में कम है तो उनके वोटों की काउंटिंग किसी और तरीके से की जाएगी। ऐसा नहीं है। यानी कि कह सकते हैं कि मत के मूल्य के निर्धारण में एक ही प्रक्रिया अपनाई जाए। यानी कि जब इनके मत का मूल्य निकाला जाए, वोट की वैल्यू निकाली जाए, तो उसमें क्या किया जाए, मत के मूल्य के निर्धारण में एक ही प्रक्रिया, या ये कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में समरूपता होनी चाहिए। यानी कि अलग अलग राज्यों के मापन में, मत के मापन में क्या होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए एक ही तरीके से। जैसे किस तरीके से निकाला जाता है विधायक के मत का मूल्य, कि राज्य की कुल जनसंख्या, और राज्य की कुल जनसंख्या में जितने भी उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, जितने भी विधायक हैं, उनका भाग दिया जाता है और गुणे में 1000 किया जाता है, तब एक विधायक के मत का मूल्य निकलता है। तो ऐसे ही चाहे वो सिक्किम हो, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, उनकी जनसंख्या को सबसे पहले ऊपर रखेंगे और जनसंख्या के बाद में फिर विधायकों की संख्या को नीचे, फिर 1000 से गुणे में उसको भाग दे देंगे। इस तरीके से एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है। तो वही प्रक्रिया सभी राज्यों के विधायकों के मत के मूल्य में होगी। दूसरा है कि जो समतुल्यता का सिद्धांत है, समतुल्यता का सिद्धांत ये कहता है कि राज्यों के जितने भी राज्य हैं अपने, उन राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य और जितने भी सांसद हैं उन सभी सांसदों के मत का मूल्य इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो संघ और राज्यों में यहाँ क्या होगी, मत के मूल्य में समानता होगी। क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था इसके निर्वाचन की रीति। एक शब्द है गुप्त मतदान। गुप्त मतदान का मतलब है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो गुप्त तरीके से किया जाएगा, बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए, अपने प्रेफरेंस भरी और उसको दबाया और उसमें
बैलेट पेटी में डाल दिया। तो ये क्या होता है, गुप्त मतदान होता है। समतुल्यता का सिद्धांत, संघ और राज्यों के मत का जो मूल्य होगा, विधायक और सांसदों के मत का जो मूल्य होगा वो बराबर होना चाहिए, या कह सकते हैं कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों, जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनके मत के मूल्य का योग संसद के दोनों सदनों के मत के मूल्य के योग के बराबर होना चाहिए। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के मत का मूल्य संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मत के मूल्य के बराबर होना चाहिए, या संघ और राज्यों के मत का मूल्य इक्वल होना चाहिए। और इक्वल होगा तभी समतुल्यता का सिद्धांत काम करेगा, और राष्ट्रपति के चुनाव में इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। अब इन सिद्धांतों को लागू किस तरीके से किया गया है, तो देखिए अब इसी प्रकार में, इसी प्रणाली में ये देखते हैं कि विधायक के मत का मूल्य कैसे निकाला जाएगा और सांसद के मत का मूल्य कैसे निकाला जाएगा। देखिए, एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकलेगा, राज्य की कुल जनसंख्या, जिस राज्य के विधायक का मूल्य निकाल रहे हैं, राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। क्या बोल सकते हैं, विधानसभा के या राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। गुणे 1000। इस तरीके से किसके मत का मूल्य आ जाएगा, विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा। जैसे मान लीजिए राज्य की जनसंख्या कुछ भी है, आप अगर राजस्थान के मत का मूल्य निकाल रहे हैं कि राजस्थान के एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा, तो राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या और राजस्थान में 200 विधायक हैं, तो कुल जनसंख्या में 200 का भाग दे दो और गुणे 1000 कर दो, क्या आ जाएगा, विधायक के मत का मूल्य आ जाएगा। जब आप जनसंख्या से उसको भाग दोगे तो लगभग उसके मत का मूल्य 129 के आसपास आएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में, तो सबसे अधिक मत का मूल्य जिस राज्य के विधायकों का होता है वो है आपके यूपी के, और सबसे कम अगर पूछा जाए तो वो है आपका सिक्किम। केवल 7 ही निकल के आता है उनके मत का मूल्य, क्योंकि जनसंख्या कम है वहां पर। अब बात आती है कि ये तो हो गया राज्य के विधायक का। अब एक सांसद एमपी, ये एमएलए, एक सांसद के मत का मूल्य किस तरीके से निकाला जाता है, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, सभी राज्यों के विधायकों के मत का मूल्य निकाल लेते हैं और उन सभी राज्यों के विधायकों के मत के मूल्य को जोड़ देते हैं। उसको जोड़ने के बाद सभी राज्यों के कुल विधायकों के या सभी राज्यों के विधायकों के मत का कुल मूल्य, सभी राज्य के विधायकों के मत का, ठीक है, कुल मूल्य। पहले हमने राज्यों के सभी विधायकों का निकाल लिया, फिर उनका जोड़ दिया, तो जो टोटल वैल्यू आएगी सभी विधायकों के वोट के, तो उसमें संसद के निर्वाचित सदस्यों का भाग देंगे। संसद के कितने निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है और इस तरीके से एक सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब तो ये तो हो गई वोट निर्वाचन कैसे हुआ
अप्रत्यक्ष रूप से होगा, सभी लोग प्रेफरेंस भरेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लोग सभी को वोट दें, वो चाहे तो एक व्यक्ति की प्रेफरेंस भर सकते हैं, अन्य को खाली भी छोड़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द आता है राष्ट्रपति के मत की गणना। मान लीजिए चुनाव हो गया और चुनाव होने के बाद में इसके मत की जो काउंटिंग की जाती है, जो गणना की जाती है, वो किस तरीके से की जाती है। ये 55 में ही चल रहा है अभी अपना मतगणना, काउंटिंग। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना करने के लिए या राष्ट्रपति पद के लिए कौन व्यक्ति निर्वाचित होगा, इसके लिए क्या प्रावधान किया जाएगा। तो एक शब्द यूज में आता है न्यूनतम कोटा। क्या आता है? न्यूनतम कोटा, कि जिस व्यक्ति को न्यूनतम कोटा प्राप्त होगा वो व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। यहां न्यूनतम कोटा का मतलब है कि जितने भी मत डाले गए हैं, जितने भी कुल वैध मत हैं, उन वैध मतों में से न्यूनतम कोटा किसे प्राप्त हुआ है। न्यूनतम कोटे का मतलब है कि 50% से एक अधिक। जितने भी वोट डाले गए हैं उन वोटों में से जिसको 50% से एक मत अधिक मिल जाएगा वो क्या माना जाएगा? न्यूनतम कोटा माना जाएगा और उस व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कर लिया जाएगा। मैं यहां एग्जाम्पल के लिए एक बता देता हूं कि देखिए, मान लीजिए कुल वैध मत हैं आपके, कुल वैध मतों की संख्या 2500 मान लीजिए, तो न्यूनतम कोटा कितना हो जाएगा 2500 का? देखिए न्यूनतम कोटा हो जाएगा 50% कितना होगा 2500 का? 1250 प्लस 1, तो 1251 मत जिस व्यक्ति को मिल जाएंगे न्यूनतम कोटे में आ जाएगा और उसको राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया जाएगा। अब इसको कोटा निकालने का जो सिस्टम है, कोटा कैसे निकाला जाता है, तो देखिए कोटा कैसे निकालते हैं। न्यूनतम कोटा निकालने का एक फॉर्मूला है कि कुल वैध मत, कुल वैध मत वटे में कितने पद खाली हैं, यानी कि कुल पद। तो कुल पद तो प्रेसिडेंट का एक ही होता है, तो एक प्लस इसमें एक काउंटिंग की जाती है और एक यहां काउंट कर देते हैं, ये वाला। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 2500 कुल वैध मत है, तो मैं इसका एक बार भाग दे देता हूं। 2500 बटे 1 प्लस 1 कितने हो गए? 2, प्लस ये ऐड करना है हमको। अब भाग दे लीजिए, कितना आएगा? 1250 आ जाएगा और एक ये काउंट कर दीजिए इसमें, तो न्यूनतम कोटा कितना निकल के आया? 1251 निकल के आया। तो इस तरीके से न्यूनतम कोटा निकाला जाता है और ये इसका फॉर्मूला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। और राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया जाएगा? जो न्यूनतम कोटा प्राप्त करता है। अब देखिए, अभी तक हम 2500 मान के चल रहे होते नहीं है, ध्यान रखना। अब मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को न्यूनतम कोटा नहीं मिला, तो पहले तो मतगणना में सबसे पहली जो प्रोसेस होती है कि प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस कितने लोगों को मिली है। प्रथम वरीयता के मत की गणना। देखो मान लीजिए कि सबसे पहले किन लोगों को ज़्यादातर मत की गणना में फर्स्ट प्रेफरेंस प्राप्त हुई है। जैसे ये बैलेट पेपर था, हो सकता है कि किसी ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस पे चुना है, किसी बैलेट पेपर में ए को 2 पे चुना है, 3 पे चुना है, इसको 3 पे चुना था, इसको 2 पे, इसको 4 पे। तो इस तरीके से सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस किसे मिली हुई है, तो उसके आधार पर देखेंगे। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर कोई न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो वो क्या माना जाएगा? राष्ट्रपति माना जाएगा। अगर वो नहीं कर पाता है तब हम द्वितीय चरण की गणना प्राप्त करते हैं। मान लीजिए कि ये 2500 वोट हैं और इन 2500 वोट में
4 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, और वो 4 उम्मीदवार है ए, बी, सी और डी। तो प्रथम वरीयता के अनुसार ए को मिले कितने? 900 मत, 950, ठीक है। 950 मत तो किसको मिले? ए को मिले प्रथम वरीयता के आधार पर। बी को मिले आपके 700 मत, कितने? 700 मत। सी को मिले 500 मत और डी को मिले 350 वोट, 350। अब बात की जाएगी कि भैया इनमें न्यूनतम कोटा कितना लाना था? लगभग 2500 में से 1251 लाना है, तो 1251 किसी को मिला नहीं। अब क्या होगा? अब देखिए, अब वो होगा जो मंजूर खुदा होगा, और मंजूर खुदा क्या होगा कि अब द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की जाएगी। किसकी? द्वितीय वरीयता के मतों की गणना, सेकंड प्रेफरेंस। और द्वितीय वरीयता के मतों की जो गणना की जाएगी उसमें क्या होगा कि इन चारों में जिसको न्यूनतम मत प्राप्त हुए हैं इसको बाहर कर दिया जाएगा। इसको क्या कर दिया जाएगा? आउट कर दिया जाएगा। बचे कितने? 3। अब जो डी को 350 मत प्राप्त हुए हैं, यानी कि इसके 350 बैलेट पेपर पर यह देखा जाएगा कि इसमें सेकंड प्रेफरेंस किसे मिली है। सेकंड प्रेफरेंस किसे मिली है? अब देखिए 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ए, बी, सी। तो ए को पहले ही फर्स्ट प्रेफरेंस में 950 मिले हैं, इसको 700 मिले, उसको 500 मिले हैं। अब इसमें सेकंड प्रेफरेंस में मान लीजिए कि ए को मिले 50 वोट। जो डी की लिस्ट है उस डी की लिस्ट में सेकंड प्रेफरेंस पे ए को 50 वोट मिले, बी को थोड़े ज़्यादा दे देते हैं हम 100 वोट, और सी को दे दिए हमने 200 वोट। अब ये जो मत इनको मिले हैं ये मत इन तीनों उम्मीदवारों के फर्स्ट प्रेफरेंस में काउंट हो जाएंगे। तो कैसे काउंट होंगे? देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस में इनको कितने मिले थे? 950। सेकंड पे 50 मिले तो कितने वोट हो गए? 1000। इसको कितने मिले थे? 700, तो इसके कितने हो गए? 800 वोट। इसको कितने मिले थे? 500, यानी कि ये वाले मत हमने कहाँ जोड़ दिए? यहाँ जोड़ दिए, तो ये हो गए 700। भैया अभी भी नहीं किया इन्होंने तो न्यूनतम कोटा प्राप्त। अगर यहाँ कर लेते तो समस्या ही नहीं होती। अब क्या होगी कि अब जो लास्ट में जाएगा, अब लास्ट में कौन रह गया? सी। अब इसको बाहर कर दिया जाएगा, और इसको बाहर कर दिया जाएगा तो सेकंड चरण में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी, अब होगी तृतीय वरीयता के मतों की गणना कि थर्ड प्रेफरेंस इन दोनों कैंडिडेट्स में से किसको ज्यादा मिली है। तो देखिए, थर्ड प्रेफरेंस में सी को बाहर कर दिया। अब सी को जो 700 मत मिले हैं, इन 700 मत में क्या मापी जाएगी? ए और बी में से किसको थर्ड प्रेफरेंस मिली है। ठीक है, क्या मापी जाएगी कि ए और सी में से किसको, ए और बी में से किसको थर्ड प्रेफरेंस मिली है। तो देखिए, मान लीजिए ए को कितने मिले हैं? ए को मिले हैं 200 वोट। कितने? 200 वोट। और बी को मिले हैं 500 वोट। अब ये वोट इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस में काउंट हो जाएंगे। तो ए के तो थे 1000 वोट और बी के थे 800 वोट। तो देखिए, इसको भले ही इसके कितने हो गए? इसके तो 1200 हुए और इसके 1300 हो गए। तो राष्ट्रपति कौन चुन लिया जाएगा? बी चुन लिया जाएगा। कौन? बी चुन लिया जाएगा। क्यों? भले इसको फर्स्ट प्रेफरेंस के आधार पर ज्यादा मत प्राप्त हुए, इसको सेकंड और थर्ड के आधार पर ज्यादा मत प्राप्त हुए हैं, तब भी राष्ट्रपति कौन बनेगा? बी बनेगा। अगर यहां भी प्रक्रिया नहीं होती और यहां भी इनको न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता, तब क्या होता कि फिर अगले चरण की प्रोसेस चलती, यानी कि जब तक इनको न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस चलती। अब एक बात आती है कि मान लीजिए 2 ही उम्मीदवार रह गए लास्ट में और दोनों को बराबर जो मत मिले हैं वो इक्वल मिले हैं,
कोटा उन्होंने प्राप्त ही नहीं किया है। तब जिसने ज़्यादा मत प्राप्त किए हैं, मान लीजिए बी ने किए थे 47%, ए करता 48% वोट प्राप्त, लेकिन न्यूनतम कोटा क्या कह रहा है 50% से एक अधिक, तो 50% तक पहुंचे नहीं, तो जिसको ज़्यादा मत प्राप्त होंगे, जिसको 48% मत प्राप्त होंगे, वोट प्राप्त होंगे, वो ही क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के मतों की गणना की जाती है। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम इसके आगे जितने भी टॉपिक्स हैं, इसके जितने भी खंड हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।